हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कक्षा 10th की साइंस विषय की चर्चा कर रहे थे। उसमें अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट का तो पूर्णतः अध्ययन कर लिए। अब है चैप्टर नंबर 2, उसकी है अपनी ये लास्ट क्लास। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 में बात कर रहे थे अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हमने लास्ट टॉपिक था पे छोड़ा था, कुछ महत्वपूर्ण लवणों की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने सबसे पहले तो साधारण नमक बनाया, दूसरा बनाया NaOH का निर्माण। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं तीसरा, विरंजक चूर्ण। तीसरा हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट, विरंजन विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? इसका दूसरा नाम या उपनाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिखो साथ में। इसका उपनाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका उपनाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका किसका? विरंजक चूर्ण का। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र रहता है CaOCO3। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। रासायनिक समीकरण बात करेंगे, रासायनिक समीकरण की। सभी नोट्स बनाते जाएंगे साथ के साथ। रासायनिक समीकरण होता है CaOH2 प्लस Cl2, मतलब क्लोरीन की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल का निर्माण होगा। किसकी क्रिया करवाएंगे? CaOH2 हुई। यहां लिख देता हूं, CaOH2 प्लस क्लोरीन की क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण होगा और H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? विरंजक चूर्ण की समीकरण है। अब बात करते हैं इसके विरंजक चूर्ण के उपयोग। हेडिंग लगाओ, विरंजक चूर्ण के उपयोग। उपयोग लिखो। पहला, रेशों का विरंजन करने में, रेशों का विरंजन करने में। दूसरा, जल को जीवाणु रहित करने में। तीसरा, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में। पहला लिखो, रेशों को
विरंजक करने में, दूसरा जल को जीवाणु रहित करने में, जल को रहित करने में, तीसरा उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। यह था अपना विरंजक चूर्ण। एक बार सभी दोबारा से देखेंगे। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होता है, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक समीकरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा। कौन सा लवण बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है रेशे को विरंजक करने में। जो रेशे होते हैं उनको अलग अलग करने में, जल को जीवाणु रहित करने में। जल जो दूषित जल होता है उसमें जीवाणु होते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। तो उन जीवाणुओं को रहित का मतलब अलग करने में, नष्ट करने में। उद्योगों में ऑक्सीकारक रूप में, जो उद्योग होते हैं उनमें ऑक्सीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये थी तीसरा कुछ क्या लवण। कौन सा लवण बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब चौथा बात करते हैं बेकिंग सोडा। किसकी, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, खाने का सोडा। इसको रब कर देता हूं मैं। चौथा हेडिंग डालेंगे सभी। बेकिंग सोडा, या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या इसका उपनाम, रासायनिक नाम लिखेंगे सभी। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रासायनिक सूत्र NaHCO3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक समीकरण अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से रासायनिक समीकरण। यदि अपन क्या कराएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किसकी उपस्थिति में, NaCl की अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ HNO3 लिखो, NaCl की क्रिया H2O प्लस CO2 प्लस HNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaHCO3। एक बार सभी लिख लो, फिर समझाता हूं। और क्या कौन सा लवण बनेगा, NH4Cl, NH4Cl। देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, पहले पढ़ा चुका। ये है जल, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, सोडियम हाइड्रो या सोडियम बाइकार्बोनेट NH4Cl, नाइट्रो क्लोराइड। ये क्या है, इसकी रासायनिक समीकरण। अब बेकिंग सोडा के उपयोग, हेडिंग लगाओ, बेकिंग सोडा के उपयोग बताओ। पहला क्या हो सकता है, पकोड़े बनाने में, गर्मा गर्म खस्ते पकोड़े बनाने में। दूसरा, सोडा वाटर में, भाई खाने का सोडा है तो सोडा, खाने का सोडा मतलब पानी में मिला सकते हैं। तीसरा, जो अग्नि से चलने वाले यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में। और तीसरा, एंड एसिड में। पहला लिखो, सोडा वाटर में। दूसरा, गर्मा गर्म खस्ते पकोड़े बनाने में। तीसरा लिखो, अग्निशामक यंत्र में। चौथा लिखो, एंड एसिड में या एंड एसिड के रूप में। एक मिनट देखो दोबारा से। बेकिंग सोडा का उपनाम, दूसरा नाम खाने का सोडा भी होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है।
रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। समीकरण, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और HNO3 से विक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्रिया करवाने पर NaH सोडियम बाइकार्बोनेट लवण का निर्माण होगा और NH4Cl बाहर निकल जाएगा। बात करें इसके उपयोग की, सोडा वाटर का उपयोग। सोडा वाटर का उपयोग सोडा वाटर में, ठीक है, सोडा बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा वाटर में, गर्मा गर्म पकोड़े बनाने में, अग्नि से चलने वाले जो भी यंत्र होते हैं उनमें, और एंट एसिड के रूप में। ये तथा कौन सा? बेकिंग सोडा का लवण। अपन बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण लवणों की, तो ये अपने कौन सा लवण पढ़ लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको रब करते हैं। 4 के बाद में लास्ट आता है बेकिंग पाउडर का निर्माण, 5वां। इसको रब कर देता हूं। सभी लिख लिए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने साथ के साथ नहीं लिखा वो वीडियो को रोककर या दोबारा देखकर लिख सकते हो, और अपने हाथ को थोड़ा जल्दी चलाओ। बेकिंग पाउडर का निर्माण, 5वां। किसका निर्माण? बेकिंग पाउडर का निर्माण। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया खाने वाले किसी अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल से करवाई जाती है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। लिखो, जब सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया किसी खाने वाले अम्ल के साथ खाने वाले अम्ल, कौन सा? कोष्टक में लिख लो, टार्टरिक अम्ल। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया किसी खाने वाले अम्ल के साथ करवाई जाती है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैसे? सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया NaHCO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और टार्टरिक खाने वाला कोई भी अम्ल लेता है, जैसे टार्टरिक अम्ल। क्या किसकी बात करें अपन? टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल होगा C4H6O6। क्या? C4H6O6, ये क्या है? टार्टरिक अम्ल है। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ?
सोडियम के 2 अणु, CH4 के 4 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। सोडियम के 2 अणु और CH4 के 4 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु। और किसका निर्माण करेगा? जल तथा हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आई समझ में? ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल क्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम, इसके के टाइट्रेट, टाइट्रेट सोडियम प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेकिंग पाउडर का निर्माण, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया किसी भी खाने वाले अम्ल, जैसे अपन ने लिया टार्टरिक अम्ल, के साथ करवाई जाती है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया टार्टरिक अम्ल से करवाई जाती है तो सोडियम टाइट्रेट लवण तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पाव रोटी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण फूलती है। पाव रोटी समझे? जब आप चूल्हे पर रोटी सेकते हो तवे के ऊपर, जो तवे के ऊपर वो रोटी फूलती होती है, उसमें जो गैस होती है ना, कितनी गर्म होती है, उसमें जो गैस होती है वो CO2 गैस होती है। आप बताओगे CO2 तो हानिकारक अपन छोड़ते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, जब भी तो कहते हैं ना, बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी को नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी उसकी गैस को निकलने के बाद, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो फूलती किसके कारण है? पाव रोटी के मतलब तवे के ऊपर जो रोटी होती है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण लवण। अब आगे नेक्स्ट इसके उपयोग की बात करते हैं। बेकिंग पाउडर हो गया, अब करते हैं दावन सोडा। दावन सोडा, इसको रब कर देता हूं, सभी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है दावन सोडा। 10 मिनट का टॉपिक रहा है बस लास्ट। 10 मिनट बाद में चैप्टर कंप्लीट। नाम से ही पता लग रहा है दावन सोडा मतलब धोने का। दावन से मतलब धोने का मतलब है। इसका उपनाम कपड़े धोने का सोडा भी होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट लिखो। इसका उपनाम सोडा होता है।
इसका उपनाम कपड़े धोने का सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। .10H2O को मतलब समझे हो? उसके इसके अंदर जल के कितने अणु है? 10 अणु। ये कौन किसका है? दावन सोडा का सूत्र। इसके उपयोग, किसके उपयोग? दावन सोडा के। उपयोग पहला, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। दूसरा, पहला लिखो, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता का मतलब जो कपड़ा जो अपना गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, उसके अंदर जो मैलापन स्थायी होता है, उसकी कठोरता को दूर करने में। दूसरा, कपड़े धोने में। कपड़े धोने में। तीसरा, साबुन, कांच व कागज उद्योग में। क्या क्या बनाने में? साबुन, कांच व कागज उद्योग बनाने में। एक मिनट देखो, दावन सोडा का उपनाम कपड़े धोने का सोडा भी होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। इसके उपयोग की बात करें, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, कपड़े धोने में, साबुन व कागज उद्योग में। किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडा का। इसको सभी एक साथ एक बार नोट कर लो जल्दी सी। फिर आगे पढ़ते हैं नया टॉपिक, लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसको रब कर देता हूं, सभी लिख लिए होंगे। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, POP। जो बदमाश होगा, नटखट होगा, उसको तो मेरे को लगता है इसकी जरूरत भी पड़ गई होगी, वो तो अच्छे से समझ जाएगा। POP, लास्ट टॉपिक लिखो, POP। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP की फुल फॉर्म क्या है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र लिखो। इसका CaSO4.12H2O, CaSO4 आधा जलकणु H2O। ये क्या है? इसका रासायनिक सूत्र। इसका नाम लिखो, नाम, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या सोडियम सल्फेट, यहां लिख देता हूं, या सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका नाम है? पीओपी का, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2, H2O का मतलब जल, हेमी का मतलब भी क्या होता है? आधा। क्या है इसका? सोडियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब लिखो, जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? अब लिखो, जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समीकरण क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कितने? .2H, जल के 2 अणु 373 केल्विन से क्रिया करवाएंगे। समीकरण लिखिए सभी। समीकरण, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 अणु जल के लेकर 2H2O के 2 अणु जल के लेकर कितने डिग्री? 373 केल्विन गर्म करते हैं तो क्या बढ़ता है? कैल्शियम अर्धहाइड्रेट, सॉरी, सोडियम नहीं है, कैल्शियम है। सॉरी, यहां गलती कर दी मैंने थोड़ी सी। कैल्शियम, सी है ना, कैल्शियम। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया।
कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है अब सही है। कैल्शियम सल्फेट दो अणु H2O के लेंगे तो किसका निर्माण होगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और जो बच गया डेढ़ अणु H2O का वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या? बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया? POP, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई बात समझ में? POP, POP के उपयोग लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लगाओ इसी में, POP के उपयोग। बताओ इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में, पहला लिखो। मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में। दूसरा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तीसरा, जब POP को जल, मतलब कि कितना? 1.5 H2O। जब POP को मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के कितना अणु? 1.5 अणु के साथ क्रिया करवाकर ताप दिया जाता है। लिखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल, कितना अणु? 1/1/2 H2O, 1.5 H2O को जब POP को जल POP को जल के साथ क्रिया जब POP को जल के साथ क्रिया करवाकर ताप दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो यह पुनः जिप्सम में परिवर्तित पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? समीकरण, जब कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को, समीकरण लिखो, जब कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट को किसके साथ? 1/1/2 H2O के साथ क्रिया करवाकर ताप दिया जाता है तो किसका निर्माण होगा? जिप्सम का, CaSO4.2H2O। किसका निर्माण होता है? जिप्सम का। ये क्या है? जिप्सम।
CaSO4 H2O, ये क्या है? जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है? निर्माण होता है। आई बात समझ में? अब इसके आगे बात करते हैं क्रिस्टल जल। एक छोटी सी हेडिंग डालो, क्रिस्टल जल। इसको रब कर देता हूं मैं, 1 मिनट। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? किसी यौगिक में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या। लिखो, किसी यौगिक में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल कहते हैं। अपन बात कर रहे थे पीओपी की। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का सूत्र है CaSO4.12H2O। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम अर्धहाइड्रेट। जब जिप्सम को 373 डिग्री या 373 केल्विन किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तापमान पर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? पीओपी का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैसे? जब कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु जिप्सम को 373, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया जाता है तो किसका निर्माण हो गया? पीओपी का निर्माण हो गया। इसका उपयोग मूर्ति, जो सजावटी सामान होते हैं उनमें, जब आप बदमाशी करते हो, आपकी हड्डियां टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, जब वो डॉक्टर वो प्लास्टर करता है ना, वो इसी का करता है। किसका? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब उस पट्टी को क्या करता है, जैसे आपके हाथ के ऊपर पहले रोकिया लगा दी, उसने ऊन लगा दी, रुई लगा दी, उसके बाद एक पानी लेता है और वो जो पट्टी होती है उसको भिगोकर क्या कर देता है? इस पर प्लास्टर कर देता है। जैसे जैसे वो क्या होती है, वो चूना चूना सा होता है ना, वो जिप्सम, तो जैसे जैसे वो सूखेगी वो क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, पत्थर की जैसे। वो क्या है? इसका उपयोग वो किस में जाता है? वो हड्डियों को जोड़ने में भी काम करता है। पीओपी को जब जल के कितना अणु? 1.5 अणु के साथ क्रिया करवाकर ताप दिया जाता है तो ये पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण देखो, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के आधा अणु हाफ H2O प्लस 1.5 H2O अणु के साथ ताप देकर क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल जल में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या, मतलब कि ये भी एक यौगिक है, उसमें कितने अणु उपस्थित हैं, वो क्या है? क्रिस्टल जल है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण ये कंप्लीट होता है। अब आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर, ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को लाइक नहीं करे तो सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी डाउट हो, कंफ्यूज हो तो इसके कमेंट बॉक्स खुला है, इसमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।